डेट है आज 10 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है श्रीलंकाज यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका को ग्रांट प्रोवाइड की है। ग्रांट का मतलब अनुदान, दान, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता, यानी कि मनी प्रोवाइड की है। किस लिए? ताकि श्रीलंका अपने यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर सके, लागू कर सके। और ये क्या है? यूडीआई, यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। देखो, जैसे इंडिया का आधार कार्ड है ना, इसी तरह से ये एक डिजिटल आइडेंटिटी होगी श्रीलंका के लोगों के लिए, और आधार कार्ड की तरह ही इसको बनाया जाएगा। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने ये फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए ग्रांट दिया है, पैसा दिया, मनी प्रोवाइड किया श्रीलंका को। इसमें देखो बायोमेट्रिक डेटा हो गया, जैसे आधार कार्ड में होता है आपका फिंगरप्रिंट्स, आई रेटिना स्कैन, ये सब कुछ पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। और एक डिजिटल टूल होगा जिसके जरिए आइडेंटिटीज होगी इंडिविजुअल की साइबर स्पेस में भी उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होगी ये एक्यूरेटली वेरीफाइड की जा सकेगी डिजिटल और फिजिकल इन्वायरमेंट में। जैसे देखो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, इसी तरह से सेम इनका ये यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अभी देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लगभग 13 मिलियन पीपल ड्रॉट कंडीशन की वजह से सीवियर हंगर फेस कर रहे हैं। ड्रॉट कंडीशन मतलब सूखा पड़ने की वजह से, पानी की कमी से, वहाँ पे बारिश की कमी से हंगर, भुखमरी, बहुत ही भुखमरी के शिकार होने जा रहे हैं 13 मिलियन पीपल। 13 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग हो गए 1 करोड़ 30 लाख पीपल ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखो ये बोलते हैं जिबोती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और ये सोमालीलैंड। ये देखो ये वाला पार्ट अफ्रीका का, ये जो देख रहे हो आप, ये देखो इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और इधर जिबोती। ये सोमालिया का ही यहाँ पे अलग से एक ये सोमालीलैंड है, इसी का लगभग पार्ट है। इनमें अनबन चलती रहती है, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। तो मेन आप 4 कंट्री याद रखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी आती हैं, जिबोती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। यहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं सोमालिया, इथोपिया और केनिया में, यहाँ पे 1981 से ड्रॉट कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिनकी वजह से पेस्टोरल और फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं। जो पेस्टोरल मतलब जो घूम फिर के पशु चराते हैं, और फार्मिंग जो खेती करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और माल न्यूट्रिशन जो रेट है, कुपोषण की जो दर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है इस रीजन में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि इन लोगों को लगभग $327 मिलियन इतने डॉलर की ज़रूरत है अगर इनकी ज़रूरतें पूरी करनी है नेक्स्ट 6 मंथ में। लगभग 4.5 मिलियन पीपल की। 4.5 मतलब हो गया, आप 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में, इसे 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लो। जो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये क्या है? देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की, यानी कि ये गरीब कंट्रीज़ में सहायता करती है लोगों की फूड प्रोवाइड करने के लिए। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सबसे बड़ी ये मानवता के बेस पे संस्था है जो वर्ल्ड में फूड प्रोवाइड करती है, और स्कूल वगैरह में भी मील, भोजन प्रोवाइड करती है। 1961 में इसको बनाया गया था, और इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इटली आपको पता है, ये भाई साहब इटली है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रोम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है समृद्ध प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो नीति आयोग का एक अटल इनोवेशन मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन। और यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन नहीं, यूएस, अमेरिका की एक एजेंसी है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूसैइड। इन दोनों ने मिलकर घोषणा की है इस प्रोग्राम की। ये क्या है प्रोग्राम, इनिशिएटिव क्या? समृद्ध की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर इनिशिएटिव। यानी कि ये हेल्थ केयर के लिए एक इनिशिएटिव है। हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य के लिए। टारगेट इसका यही है, एम, लक्ष्य, कि जो वनरेबल पीपल हैं, वनरेबल पॉपुलेशन है, टीयर 2 और टीयर 3 स्टेज में। देखो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, 4, 5 ये स्टेज डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं पॉपुलेशन के आधार पे। जितनी वहाँ पे पॉपुलेशन उस आधार पे इसको बांटते हैं कि टीयर 1 सिटी है, टीयर 2 है, टीयर 3 सिटी है। टीयर 2, टीयर 3 सिटी में रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में और ट्राइबल रीजन में, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे
हेल्थ केयर सिस्टम अफोर्डेबल हो, यानी कि वो कम कीमत में एक्सेस कर सकें, हेल्थ केयर ले सकें, स्वास्थ्य की जितनी भी उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, वो कम कीमत में उपलब्ध हो सके, उन्हें क्वालिटी हेल्थ केयर उपलब्ध हो सके, ये इसका टारगेट है। नेक्स्ट है जो पब्लिक या फिलंथ्रोपिक फंड्स होता है उसको कॉम्बाइन करना है ताकि हेल्थ केयर सॉल्यूशन मार्केट बेस्ड हो। जो समृद्ध एफर्ट है उसका ये है कि जो अटल इनोवेशन मिशन में जितने भी एक्सपर्टीज हैं उनकी सहायता करना और ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे प्रमोट कर सकें। इसमें देखो जो कोलैबोरेशन है एम की, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग का, और यू सैड है जो यूएस की एजेंसी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो अमेरिका की एजेंसी है, इन दोनों का फोकस ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करना ताकि जो कोविड-19 की वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है उसके लिए प्रिपेयर किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है NSWS। देखो NSWS प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है इसको स्टार्ट करने वाला, यानी कि ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है अगर मान लो एक एरिया है उसमें कोई बिजनेस करने जाएगी कंपनी तो उसको आसानी होगी, आसानी से कंपनी खोलेगी, आसानी से वहाँ पे लैंड उपलब्ध होगी, आसानी से वो जितने भी गवर्नमेंट के लॉ हैं वो इतने फॉर्मेलिटीज जो होती हैं इतनी नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ सिंगल विंडो सिस्टम का कि एक पोर्टल होगा, ये मान लो ऑनलाइन एक साइट होगी भाई साहब, आसानी से बिजनेस खोलने के लिए एक साइट पे वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं और परमिशन मिल जाएगी बिजनेस करने के लिए, कंपनी खोलने के लिए जम्मू कश्मीर में। ये जो सिंगल प्लेटफॉर्म है ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है जो NSWS, इसको इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से लिंक कर दिया गया है और ये 45 इंडस्ट्रियल पार्क को होस्ट करता है जम्मू कश्मीर में। इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब ये घास वाले पार्क नहीं है, ये ऐसे पार्क जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, जहाँ पे कंपनी बनी हुई है, उस एरिया को बोलते हैं इंडस्ट्रियल पार्क। तो इन इंडस्ट्रियल पार्क को होस्ट करेगा ये NSWS और इन्वेस्टर को हेल्प करेगा ताकि आसानी से वो लैंड उपलब्ध करा सके अपने बिजनेस के लिए जम्मू कश्मीर में। तो ये NSWS देखो 2020 में इसको बजटरी अनाउंसमेंट किया गया था इसको, यानी कि 2020 का जब बजट पास हुआ था ना उस बजट में अनाउंस किया था, गवर्नमेंट ने घोषणा की थी और सितंबर 2021 में इसको स्टार्ट कर दिया था। ये जो प्लेटफॉर्म है पोर्टल है, बस इस पोर्टल में इन्वेस्टर जो होते हैं, मान लो कोई निवेश करना चाहता है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि बिजनेस के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकता है और सारा प्रोसेस इस एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। यानी कि जितने भी मल्टीपल ऑफिसेज हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा मिल जाएगी इस पोर्टल पे। और कई सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, लगभग 20 मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट जिनको इंटीग्रेट किया गया है इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है। ये मिनिस्ट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो 20 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से ज़्यादा इस पर एक जगह मिल जाएगी सारी सिंगल पोर्टल पे, और सबकी परमिशन एक पोर्टल के जरिए मिल जाएगी बिजनेस खोलने के लिए, कंपनी खोलने के लिए। अब तक ये 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने ये स्टार्ट कर दिया है और इसमें नो योर अप्रूवल का मॉड्यूल भी है जो गाइड करता है इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना और कैसे परमिशन कहाँ से लेनी, कैसे मतलब कैसे अप्रूवल लिया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है सोवा रिग्पा। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है ये मेडिसिन का, ये मान लो दवाई का एक मेथड है, कोई आदमी बीमार हो जाए उसको ठीक करने का एक तरीका है सोवा रिग्पा। ये हिमालयन बेल्ट में एक्सरसाइज किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। जो हमारे इंडिया की हिमालयन बेल्ट है और भी जो हिमालयन बेल्ट में कंट्रीज हैं उनमें भी ये ट्रीटमेंट अपनाया जाता है बीमारियों को ठीक करने के लिए। इसका जो ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये शुरू हुआ था तिब्बत से, और ये नेपाल, इंडिया, भूटान, मंगोलिया, रसिया, इतनी सारी कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता है रोवा, ये सोवा रिग्पा। जो इसके सोवा रिग्पा की जो प्रैक्टिस है वो आयुर्वेद की तरह ही है। जैसे आयुर्वेद में दवाइयों से ठीक किया जाता है ना, मेडिसिन जैसे अपनाई जाती हैं आयुर्वेद में डिसीज को, बीमारी को ठीक करने के लिए, कुछ ठीक इसी तरह से सोवा रिग्पा में अपनाया जाता है। इसके जो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ सोवा रिग्पा, मतलब इसको स्टार्ट करने वाले, वो आदमी का नाम है, तिब्बत से ही है ये आदमी, यूथोग योनतेन गोंगपो, ये नाम है भाई साहब, ये आपको याद होना चाहिए। फादर ऑफ सोवा रिग्पा कौन है? यूथोग योनतोन गोंगपो। इसकी बेसिक थ्योरी जो सोवा रिग्पा की,
इसमें 5 पॉइंट पे बेसिस है ये। 5 पॉइंट कौन कौन से? एक तो ये डिसीज है जो बॉडी में, उसको ट्रीटमेंट करना मेन फोकस होता है इसका। दूसरा एंटीडोट के जरिए ट्रीटमेंट होता है। एंटीडोट मतलब ये समझ लो बीमारी को ठीक करने की दवाई, एंटीडोट। और उसका ट्रीटमेंट का मेथड क्या है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और मेडिसन जो यूज की जाती है क्योर करने के लिए डिसीज को, वो मेडिसन। पांचवा इसका मेन पॉइंट है मटेरिया मेडिका या फार्मेसी या फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश रेलवे कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया और बांग्लादेश का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश रेलवेज के लिए 420 ब्रॉड गोज वैगन्स दिए हैं। वैगन्स मतलब रेल के डिब्बे दिए हैं, 420 ब्रॉड गोज के डिब्बे इंडिया से दिए गए हैं। ये जो बांग्लादेश में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आई है पैसा? एक तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने पैसा दिया है इस रेलवे के लिए, यानी कि मनी दी है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो प्ले लिस्ट है उसमें इसका लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो। 1960s के लगभग ये एस्टेब्लिश किया था। और फिलीपींस की राजधानी है जो मनीला, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। एशिया में डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए बनाया गया था ये। पूरी डिटेल में जानने के लिए वो लेक्चर देखना। तो एक रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है बांग्लादेश का, उसके अंतर्गत इस रेलवे को डेवलप किया जा रहा है बांग्लादेश में। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम केयर्स। अभी न्यूज में था 1-2 दिन पहले। देखो ये पीएम केयर फंड इसलिए न्यूज में था क्योंकि जितना पैसा इसके लिए अलोकेट किया गया था, मतलब जितना इसमें फंडिंग आई थी, पैसा आया था, उसका 64% तो पैसा अनस्पेंट रहा, मतलब खर्च ही नहीं किया गया। 10,990 करोड़ रुपए में से केवल कितना खर्च किया गया? 3,976 करोड़। ये राशि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कितना खर्च हुआ कितना नहीं, बस न्यूज में था तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है। इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी पड़ा हुआ है भाई साहब, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में डिटेल में आप देख सकते हो, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो पीएम केयर फंड है इसमें इशू क्या है? ट्रांसपेरेंसी का इशू है, क्योंकि ये आरटीआई के अंदर नहीं आता, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। जैसे आप किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा के 10 रुपये की लगती है भाई साहब एप्लीकेशन, आरटीआई की 10 रुपये खर्च करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। लेकिन पीएम केयर फंड के बारे में आरटीआई नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था क्योंकि अब अपोजिशन पार्टीज हैं बहुत सारी, उन्होंने डिमांड की थी कि इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आरटीआई के दायरे में लाया जाए, लेकिन ये आरटीआई के दायरे के अंदर नहीं आता। आरटीआई मतलब दाखिल करके आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि इसे ट्रस्ट एक मैनेजमेंट करती है इसका सारा, तो ये ट्रस्ट है ऐसे पब्लिकेबल, मतलब पब्लिक ट्रस्ट है ये, तो आरटीआई के दायरे के अंदर नहीं आता। जो पीएम केयर फंड है इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इसमें क्या है? डोनेशन के जरिए पैसा आता है, कोई भी दान कर सकता है। आप भी मान लो 10 रुपये दान करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें ड्राफ्ट करवा सकते हो बैंक में जाकर 10 रुपये, और 10 रुपये आपके चले जाएंगे पीएम केयर फंड में। ये कोविड-19 पेंडेमिक जब आई थी उससे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था, सेटअप किया गया था पीएम केयर फंड। 27 मार्च 2020 को इसे बनाया था और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह इसको सेटअप किया गया है। एक ट्रस्ट है ये, मान लो आप। इसमें डोनेशन से पैसा आता है, कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है, विदेश से कोई पैसा इसमें दान करना चाहता है वो भी कर सकता है। आप कोई डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और जितना आपने पैसा दान किया है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 100% टैक्स एग्जम्पशन दी जाती है जितना आप डोनेट करते हो। जो पीएम केयर फंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बना हुआ है। ये फंड भी ऑलरेडी बना हुआ है नेहरू के टाइम का। इसमें क्या है, कोई भी मान लो क्लेमिटी आ जाए, डिजास्टर आ जाए, उससे निपटने के लिए इसमें से पैसा दिया जाता है कि ताकि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। जो पीएम केयर फंड है इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इसके देखो ये प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जिस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, अध्यक्ष। चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, यानी कि जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो इसके प्राइम मिनिस्टर होंगे, मतलब चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर है जो। अगर आगे कोई मान लो कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो ऑटोमेटिकली इसके चेयरमैन बन जाएंगे। और इसके और एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होते हैं ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्री। ये 3 मंत्री इसके ट्रस्टी होते हैं। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में कहा था कि पीएम केयर फंड क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है, यानी कि इसका जो पैसा है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जमा नहीं किया जाता, इसका पैसा अलग रहता है इसी में। और जो कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कोविड-19 की आ गई, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इसका पैसा खर्च किया जा सकता है। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक। 2-3 टॉपिक अलग हैं, वो हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारी देर के टॉपिक हैं, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे उनको।
मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी।